हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई, पहली इकाई विद्यार्थियों संपूर्ण हो गई है। अब मैं आपको दूसरी इकाई लेने जा रही वाली हूँ। दूसरी इकाई का पहली जो कविता है वो इंसान, वो लेनी है। इंसान के कविता के लेखक का, कवि का नाम है रामनाथ अवस्थी। इनका परिचय मैं आपको कराती हूँ। इनका जन्म 1926 फतेहपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 2002 में हुई है। इनका परिचय इस तरह है। अवस्थी जी ने आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के रूप में कई वर्षों तक काम किया है। आप लोकप्रिय मधुर गीतकार थे। आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया है। आपकी जो प्रमुख कृतियाँ है सुमन सौरभ, आँख और पराग, राग और शहनाई, बंद न करना द्वार, ये आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। प्रस्तुत पद्य में वे कहते हैं कि प्रस्तुत नवगीत में रामनाथ अवस्थी जी का कहना है कि प्रत्येक इंसान को, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, हर इंसान को फूल की तरह अपने अच्छे कर्मों की खुशबू समाज में फैलानी चाहिए। आप सभी को दीपक की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर करना चाहिए। दीपक किस तरह से जलता है, मगर वह दूसरों को जलाता नहीं, वह स्वयं जलता है। चंद्रमा की तरह दूसरों को के दुख ताप हरने चाहिए। बादलों की तरह प्यासों की प्यास बुझाना चाहिए। ये लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया है। वे हमें इस गीत के माध्यम से हमें इंसान को जगाने के लिए प्रेरित कहते हैं। वे कहते हैं कि मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो और मरो, सदा इंसान। भूल वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जब संसार। दीप कुछ कहे बिना ही जला, रात भर तम पी पी कर पला। दीप को देख भर गए नैन, उसी क्षण बुझा दिया जब दीप। किसी ने कहा दीप की तरह जियो जलो, तुम हरो सदा इंसान। विद्यार्थियों, ये हमारी कविता का नाम इंसान है। इंसान यानी कौन? हम स्वयं, आदमी, मानव। ये हमारे बारे में कह रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं हम देखेंगे। वो जब से पहले इसकी कठिन शब्द का अर्थ बताती है आपको। वसुधा यानी धरती, श्रृंगार यानी सजावट, तम यानी अंधकार, पला यानी पोषित हुआ, और हरो यानी कि दूर करो। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री रामनाथ अवस्थी कहते हैं कि मैंने तोड़ा फूल, तो किसी ने मुझसे कहा कि प्रत्येक इंसान को हमेशा फूल की तरह ही जीना तथा मरना चाहिए। फूल खिलता है अपनी मुस्कुराहट तथा खुशबू दुनिया में लुटाते हुए, शाम को मुरझाकर वह गिर जाता है। कवि के अनुसार इंसान को भी अपने अच्छे कार्यों की खुशबू सारी दुनिया में फैलानी चाहिए। यानी कि कवि हमें बार बार कहते हैं कि फूल तोड़ने पर किसी ने उसे समझाया कि इंसान को भी फूल के समान ही जीना तथा मरना चाहिए। कवि कहते हैं कि जब सारा विश्व धरती का सौंदर्य भूलकर बिस्तर पर जब सो जाते हैं, यानी कि हम रात को जब हम सो जाते हैं, तब शांत रहकर दीपक चारों ओर व्याप्त अंधकार को दूर करते हुए जलता रहता है। दीपक को रात भर जलता हुआ देखकर कवि के नेत्र में अक्षु यानी कि उसके नेत्र में पानी आ जाते हैं, भर जाते हैं, तथा कवि उसी क्षण उसे बुझा देता है। बुझते हुए दीपक को देखकर किसी ने कवि से कहा कि इंसान को भी दुनिया में व्याप्त अंधकार को दीपक की तरह ही दूर करना चाहिए। विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ तक के यह कविता समझाई। इसके आधार पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आकलन में जैसे पूछेंगे उचित शब्दों को पूर्ण करो। जैसे कि दीप, तो क्या होगा? जलो तम तुम हरो। तो पूछा जाएगा फूल की तरह। अब यहीं पर हमें देखना है कि कहाँ पर लिखा है फूल की तरह, तो ये दिया है फूल की तरह, तो फूल की तरह जियो और मरो। रात भर, आप यहाँ पर फिर से देखेंगे रात भर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तम पी पी कर पला। उसके बाद आपको पूछा जाएगा दीप को देख। अब यहाँ पर लिखेंगे दीप को देख, उसका पूर्ण करना है, यानी कि भर गए नैन। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कविता ही देखकर उसके प्रश्न पूर्ण करना है। आपको दूसरा प्रश्न, ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित हो। जैसे कि मैंने आपको वसुधा शब्द दिया है, तो वसुधा शब्द लेकर आपको प्रश्न तैयार करना है। जैसे संसार किसका श्रृंगार भूलकर सेज पर सोया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या है? मैंने आपको उत्तर दिया, आपको प्रश्न तैयार करने का है। तो संसार वसुधा श्रृंगार भूलकर सेज पर सोया हुआ है। उसी तरह आपको
दूसरा शब्द दिया जाएगा जैसे तम, और उसके आधार पर आपको प्रश्न तैयार करना है। जैसे कि जलता हुआ दीपक क्या दूर करता है, तो इसका उत्तर है जलता हुआ दीपक तम दूर करता है। इस तरह से आपको प्रश्न तैयार करना है। कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। जैसे कि धरती, धरती को क्या कहा गया है? धरती को वसुधा कहा गया है। अंधियारा को तम कहा गया है। दुनिया को संसार, और आदमी यानी इंसान। तो इस तरह से जो कविता में आपको जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द के आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है। अंत में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो, और मेरा मरो सदा इंसान। पंक्ति का अर्थ लिखो। तो आपको ये पंक्ति का अर्थ सरल शब्दों में लिखना है, ये करना है। या कविता की पंक्ति पूर्ण करो, दीप की तरह डैश 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 इंसान। तो आप क्या करोगे? कविता की पंक्ति पूर्ण करोगे। या पूछा जा सकता है उपयुक्त पद्यांश का सरल अर्थ लिखे। तो मैंने आपको जो सरल अर्थ समझाया है, आपको क्या समझ में आया, उसके आधार पर आपको उसके सरल अर्थ लिखना है। अब हम कविता के आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात। भूमि की सुनी डगर निहार, डाल आंसू चुपके दो चार। डूबने लगे नखत बेहाल, उसी क्षण छिपा गगन में चांद। किसी ने कहा चांद की तरह जलन तुम हरो सदा इंसान। सांस सी दुर्बल लहरें, पवन ने लिखा जलद को लेख। पपीहा की प्यारी आवाज, हिलाने लगी इंद्र का राज। धरा का कंठ सींचने हेतु उसी क्षण बरसे जुग जुग में। किसी ने कहा मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान। अब इसके कुछ कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं, वो आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि भूमि का अर्थ दिया गया है पृथ्वी। उसी तरह नखत, यहाँ पर दिया है नखत का अर्थ है नक्षत्र। बेहाल यानी व्याकुल या बेचैन होना। उसके बाद गगन दिया यानी कि आकाश। फिर यहाँ दिया है दुर्बल यानी कमजोर। पवन यानी वायु। जलद यानी बादल। यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पर दिया है धरा यानी पृथ्वी। और मेघ आपको पता है, यानी कि मेघ यानी भी क्या रहता है? बादल। तो इस तरह से इसके कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। यहाँ पर हमें कवि क्या कहते हैं? कवि अपनी कविता के माध्यम से लोगों को दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या कहते हैं? कि हमारे कष्ट नहीं, जो दूसरे के कष्ट रहते हैं, दूसरे के कष्ट को हम किस तरह से दूर करते हैं, उसके लिए वो हमें बार बार यहाँ पर प्रेरित करते हैं। कवि श्री रामनाथ अवस्थी कहते हैं कि अपने मन की बात रात से कहने के लिए चंद्रमा सारी रात जागता रहता है, तथा धरती की सुनी राह देखकर अपने दो चार आंसू धरती पर गिराकर चांद भी अन्य नक्षत्रों की तरह आकाश में छुप गया। गगन में चांद के छिप जाने के बाद किसी ने कहा कि इंसान को भी चांद की तरह दूसरों की जलन हरनी चाहिए। कवि के अनुसार जल के अभाव में जलाशयों में सांस की तरह कमजोर लहरें उठ रही है। वायु ने बादलों को पत्र लिखकर पानी बरसाने का अनुरोध किया। पपीहे की मधुर आवाज से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। धरती का गला सींचने के लिए उसी समय मेघ जम पानी बरसाने लगे। कवि कहते हैं कि मेघ की तरह ही इंसान को भी लोगों की प्यास बुझानी चाहिए। विद्यार्थियों, कवि हमें बार बार एक ही संदेश दे रहे हैं कि हमें दूसरों के दर्द को दूर करना चाहिए। तो यह हमें इस नवि गीत के माध्यम से हमें जो सीख मिली है, वह सीख हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अब आपको इसके अंतर्गत परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाएंगे? जैसे कि उचित शब्दों से पूर्ण करो। तो ये कविता हमने पढ़ी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? पूर्ण करना। जैसे कि आपको प्रश्न दिया जाएगा चांद की तरह, तो हमें यहाँ पर देखना है कि चांद की तरह कहाँ पर है। जब हमें यह कविता हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि चांद की तरह
जैसे कि यहाँ पर दिया चांद की तरह इतना प्रश्न दिया, तो आप उसका उत्तर क्या लिखोगे? इसका उत्तर आप लिखोगे जलन तुम हरो। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखोगे। या आपको पूछ सकता है कि मेघ की तरह, अब यहाँ पर प्रश्न दिया है मेघ की तरह, इसका उत्तर क्या लिखोगे? प्यास तुम हरो। ये हो जाएगा। अब आपको और दूसरे इसमें से पूछ, आपको अगर ये कविता अच्छे से याद, जैसे कि डूबने लगे, क्या लगे? डूबने लगे। तो डूबने क्या लगे? यहाँ पर लिखेंगे नखत बेहाल, डूबने लगे। इसके बाद फिर आपको पूछेंगे पवन ने लिखा। अब पवन ने क्या लिखा था, ये हमें देखना है इसका उत्तर। पवन ने लिखा था जलद को लेख। तो ये हमें कविता याद है, तो आप इसका उत्तर भी आसानी से लिख सकते हो। फिर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अब हमने यहाँ तक कि हमने पढ़ा है, तो इसके आधार पर हमें याद रहना चाहिए कि चंद्रमा रात से अपनी बात कहने के लिए सारी रात, जैसे कि चंद्रमा सारी रात क्यों जागता रहा है, ये मैंने आपको उत्तर बता दिया। तो आप क्या लिखोगे? चंद्रमा रात से अपनी बात कहने के लिए सारी रात जागता रहा है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे पपीहे की आवाज़ किसका राज हिलाने लगी? किसका आवाज़ लगा? पपीहे की आवाज़ इंद्र का राज हिलाने लगी। अब पूछा जाएगा कविता में आए इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया? पृथ्वी का अर्थ यहाँ बताया गया है धरा। आकाश का अर्थ गगन, हवा का अर्थ पवन, बादल का अर्थ जलद। अब आपको पूछेंगे मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा, इस भावार्थ का अर्थ लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? कवि श्री रामनाथ अवस्थी कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल पानी बरसकर दूसरों की प्यास हरते हैं, उसी प्रकार मानव इंसान को भी चाहिए कि वह दूसरों की प्यास हरे। यहाँ केवल प्यास मिटाने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरों के अन्य प्रकार के कष्टों को भी हरने की बात कर रहा है। इस तरह से आप इसका अर्थ लिखोगे। यहाँ पर कल्पना पल्लवन में आपको दिया है मनुष्य मानवता का मौलिक अलंकार है। ये स्पष्ट करो। मनुष्य यानी कि मानव, मानव ही मानवता। अगर मनुष्य में मानवता है तो उसका जो अलंकार, जो भूषण है, वो क्या रहे? स्वयं मानव रहेगी। मानव में अगर दया, क्षमा, अच्छा भाव है तो वो जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं का वो सामना कर सकता है, मुश्किलों का वह सामना कर सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने विचार लिखना है। उसी तरह विद्यार्थी यहाँ शब्द वाटिका में दिया गया है, जैसे कि नखती शब्द वाटिका में कठिन शब्द के अर्थ है, आपको आपकी नोटबुक में लिख के रखना है और नीचे दिया सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। यह प्रश्न आपको पढ़ना है और आपके मन से प्रश्न आपको हल करना है। इस पंक्ति का आपको अर्थ लिखना है। कविता में इस अर्थ में आए शब्द, ये अर्थ दिया गया है, इसके शब्द वहाँ पर दिया, कविता में से ढूंढ के आपको लिखना है। फिर यहाँ पर सदैव ध्यान में रखो अच्छे कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है। मनुष्य अच्छे कर्म जो करता है, कर्म के माध्यम से उसकी पहचान होती है, ना कि पैसों से उनकी पहचान होती है। यहाँ पर आपको अपने विचार लिखना है। भाषा बिंदु में दिया गया है पढ़े हुए पाठों में सभी प्रकार के विराम चिन्ह ढूंढ कर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो आपको क्या करना है? कविता की पंक्ति में देखना है कि कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं और उनका आपको यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक, निर्देशक, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हस्य पद या त्रुटिपूर्वक या संक्षेप सूचक जो भी चिन्ह दिए, उस चिन्ह का आपको उपयोग करके वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है उपयोजित लेखन में किसी मराठी निमंत्रण पत्रिका का हिंदी में अनुवाद करो। यानी कि कोई भी निमंत्रण पत्र रहेगा जो मराठी में रहेगा, उसको आपको क्या करना है? हिंदी में उसका रूपांतरण करना है। फिर मैंने समझा, आप इस कविता के माध्यम से आपको क्या समझ में आया, यहाँ पर आपको अपने विचार लिखना है। और यहाँ पर दिया है विभिन्न ऋतुओं में मानव के खान पान तथा वेशभूषा में आने वाले परिवर्तनों की सूची बनाओ। भी हम देखते हैं ऋतु बदलते थे, हर ऋतुओं में खान पान अलग रहती है, उसकी वेशभूषा अलग रहती है, तो उसके आधार पर आपको जानकारी लिखना है। अभी जैसे ठंडी ऋतु आ रही है तो इस ऋतु में खान पान में अधिकतर क्या खाया जाता है, वेशभूषा कैसे हो जाती है, स्वेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी सहमत लिखना है।
विद्यार्थियों, आपको परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि पद्य विश्लेषण। इंसान कविता का पद्य विश्लेषण निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कीजिए। तो आपको क्या करना है, मुद्दों के आधार पर आपको लिखना, जैसे कि यहाँ पर दिया है रचनाकार का नाम क्या है, रचना की विधा क्या है, पसंदीदा पंक्ति कौन सी, पसंद होने का कारण और रचना से प्राप्त प्रेरणा। तो आपको लिखना जैसे कि रचनाकार का नाम क्या दिया है, रामनाथ अवस्थी। रचना की विधा क्या है, नवगीत। उसके बाद पसंदीदा पंक्ति आपको कौन सी अच्छी लगी, तो आप अपनी कौन सी पसंदीदा पंक्ति यहाँ पर लिख सकते हैं। पसंद होने का कारण है कि इस पंक्ति आपको क्यों पसंद है, आप अपने सहमत विचार लिख सकते हैं। और रचना से प्राप्त प्रेरणा कौन कौन सी, तो आपको यहाँ पर प्रेरणा लिखाइए। आपको 6 नंबर का कुछ आता है, तो आपको इस तरह से तैयारी करना जरूरी है।